स्वागत है। मेरे सामने एक Vivo X200 Pro है और आज मैं आपको इस फ़ोन पर कुछ ट्विकर्स और ट्रिक्स दिखाने वाला हूँ। तो चलिए सीधे इसमें कूदते हैं और हम अपनी सेटिंग्स खोलकर शुरू करेंगे। और अब शुरुआत करते हुए आप डिस्प्ले और ब्राइटनेस में जा सकते हैं और यहाँ कुछ अलग अलग चीज़ें हैं जिन्हें मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। तो हम सबसे आसान विकल्पों से शुरू करेंगे और जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे थोड़े जटिल विकल्पों की ओर बढ़ेंगे। तो हमारे पास डार्क मोड है जो कि जाहिर तौर पर सबसे सामान्य सेटिंग्स में से एक है। हमारे पास यहाँ डार्क और लाइट मोड दोनों विकल्प हैं और आप इनमें से कोई भी स्थायी रूप से चुन सकते हैं। तो आप बस डार्क मोड को ऑन या ऑफ कर सकते हैं। डार्क मोड का फ़ायदा ये है कि यह एक एमोलेड डिस्प्ले है या ओलेड, दोनों में से कोई एक है, इससे ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। और यहाँ पर जो भी पिक्सल पूरी तरह से काले हैं, जैसे कि यहाँ और लगभग चारों ओर, वे अब भी बंद हैं। तो डिवाइस को, डिस्प्ले के इन हिस्सों को पावर देने की ज़रूरत नहीं है, यानी इन पर कोई ब्राइटनेस नहीं जा रही है। इसीलिए हमारा फ़ोन थोड़ी कम बिजली का इस्तेमाल करेगा। ये वाकई में एक बहुत फ़ायदेमंद चीज़ है, लेकिन यह सिर्फ उन्हीं एप्लीकेशनों तक सीमित है जिनका बैकग्राउंड पूरी तरह काला होता है और ज़्यादातर जगहों पर आपको ऐसा नहीं मिलेगा। तो यहाँ हमारे पास बहुत कम काला बैकग्राउंड है। एक उदाहरण नेटफ्लिक्स, टिकटॉक और यहाँ कुछ अन्य एप्लीकेशन हो सकते हैं। अब ये लगभग क्या अभी डिस्प्ले का 10% से भी कम हिस्सा है, तो जाहिर है कि इसका आप पर लगभग कोई असर नहीं पड़ेगा। लेकिन जितनी ज़्यादा एप्लीकेशनें ऐसी दिखेंगी उतना ही बेहतर असर होगा। अब यह तो आपकी पसंद पर निर्भर करता है, लेकिन आप चाहें तो इसे इस तरह भी सेट कर सकते हैं कि यह दिन के समय के हिसाब से अपने आप लाइट और डार्क मोड के बीच बदल जाए। तो दिन के समय आप इसे लाइट मोड पर सेट कर सकते हैं, जो गर्मियों में शायद एक बेहतर विकल्प होगा, क्योंकि लाइट मोड आम तौर पर, कम से कम मेरी राय में, सीधी धूप में डार्क मोड की तुलना में थोड़ा ज़्यादा स्पष्ट दिखाई देता है। वहीं रात के समय यह अपने आप डार्क मोड में बदल सकता है, जिससे आपकी आंखों पर कम जोर पड़ेगा, ताकि अगर आप रात में समय देखना चाहें तो आपकी अपनी डिवाइस की तेज़ रोशनी से परेशान न हों। अब वापस चलते हैं मुख्य डिस्प्ले और ब्राइटनेस पर। हम थोड़ा और नीचे स्क्रॉल कर सकते हैं और हमारे पास कुछ अतिरिक्त विकल्प भी हैं। उदाहरण के लिए हमारे पास फ़ॉन्ट्स जैसे विकल्प हैं, और जैसे कि मैं अग्री दबाना चाहता हूँ, लीजिए हो गया। तो आप 2 फ़ॉन्ट्स में से चुन सकते हैं और अगर चाहें तो स्टोर से और भी डाउनलोड कर सकते हैं और उन्हें चुन सकते हैं। और फिर हमारे पास फ़ॉन्ट और डिस्प्ले साइज़ का विकल्प भी है, जिससे आप डिस्प्ले या फ़ॉन्ट का आकार बदल सकते हैं। आप देख सकते हैं यह विकल्प उन लोगों के लिए काफ़ी अच्छा है जिन्हें किसी प्रकार की दृष्टि संबंधी समस्या हो सकती है। तो आप देख सकते हैं, आप इसे बस बढ़ा सकते हैं और दोनों ही डिस्प्ले साइज़ बढ़ाते हैं, जिसमें मुख्य रूप से उदाहरण के लिए ये आइकन शामिल होते हैं, है ना। हाँ, ये बस बड़े होते जा रहे हैं। साथ ही मुझे लगता है कि इन दोनों के बीच अंतर को समझाने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि डिस्प्ले साइज़ सब कुछ का आकार बढ़ा देता है। तो इसमें आइकन, ये बबल्स और उनके अंदर का टेक्स्ट शामिल होगा, जबकि फ़ॉन्ट साइज़ सिर्फ फ़ॉन्ट को ही बढ़ाता है और शायद बाकी चीज़ों को भी उसके अनुसार बढ़ाने की कोशिश करता है, जो कि थोड़ा सा अजीब भी हो जाता है। तो आप देख सकते हैं, लेकिन देखने में, ईमानदारी से कहूँ तो, दोनों लगभग एक जैसा ही काम करते हैं। वास्तव में यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंतर है जिसे समझना आवश्यक है। यह आपको यह तय करने में मदद करेगा कि आपके लिए कौन सा विकल्प सबसे अच्छा और उपयुक्त है। तो इसे असल में ऐसा नहीं होना चाहिए। तो शायद पहले सिर्फ फ़ॉन्ट साइज़ बढ़ाने की कोशिश करें और अगर आपको और ज़रूरत हो तो डिस्प्ले साइज़ भी बढ़ा सकते हैं। आप टेक्स्ट को बोल्ड करके भी उसकी मोटाई या दृश्यता बढ़ा सकते हैं। और हमारे पास हाई कंट्रास्ट का विकल्प भी है। आप यहाँ इसके प्रभाव देख सकते हैं। तो किसी ऐसे बैकग्राउंड पर जो सफ़ेद या काले सफ़ेद ना हो, ये उसके चारों ओर एक काला बॉर्डर जोड़ देता है। आप देख सकते हैं कि इसका उस पर क्या असर पड़ता है। खैर, वापस आते हैं। अगर आप और नीचे स्क्रॉल करें तो हमारे पास स्क्रीन कलर्स का विकल्प भी है, जो आपको डिस्प्ले की सैचुरेशन चुनने की सुविधा देता है। मुझे लगता है कि ज़्यादातर फ़ोनों की डिस्प्ले थोड़ी ज़्यादा सैचुरेटेड होती है। और यहाँ हमारे पास कई अन्य विकल्प भी हैं। हमारे पास स्टैंडर्ड है, जिसे मैंने सेट किया है। प्रोफेशनल, जो शायद ज़्यादा कलर कैलिब्रेटेड या सटीक माना जाता है। ब्राइट, जो शायद स्टैंडर्ड से भी ज़्यादा सैचुरेटेड होगा। नहीं, ये तो बस और ज़्यादा नीला दिखता है। और फिर एडेप्टिव कलर्स है, जो स्क्रीन के टिंट को मैच करने की कोशिश करता है। तो जब आपके पास सफ़ेद बैकग्राउंड होता है तो कभी कभी ये थोड़ा ज़्यादा पीला या ज़्यादा नीला दिख सकता है, और यह आपके आसपास के माहौल के अनुसार उसे मैच करने की कोशिश करेगा। तो अगर आप जहाँ भी हैं वहाँ बहुत गर्म रोशनी है, तो डिस्प्ले उस गर्म रोशनी से मेल खाने के लिए थोड़ा ज़्यादा पीला टिंट ले लेगा। या फिर अगर आप बाहर जाते हैं तो ये फिर से एक ज़्यादा नीले रंग में बदल जाएगा। और ये
आपको एक तुलना देने के लिए यही वह चीज़ है जो आईफोन्स अपने ट्रू टोन डिस्प्ले के साथ करते हैं मूल रूप से। खैर, अब हम वापस जा सकते हैं और अगली चीज़ है हमारे पास स्क्रीन का रिफ्रेश रेट और रेजोल्यूशन। तो ये दोनों, और ये डिवाइस हाई रेजोल्यूशन के साथ आता है जो आपके फ़ोन की बैटरी को ज़्यादा खर्च करेगा। अगर आपको कोई फ़र्क नहीं दिखता तो मैं सलाह दूंगा कि इसे 1080p पर बदल दें, जो कि 2400 बाय 1080 है। ये बस थोड़ा सा कम छोटा रेजोल्यूशन है, लेकिन ये आपको बेहतर बैटरी लाइफ देगा, बहुत ज़्यादा नहीं। मैं यह भी बताना चाहता हूँ कि मुझे व्यक्तिगत रूप से इन दोनों के बीच ज़रा सा भी फ़र्क नज़र नहीं आता, तो मेरे लिए इसे हाई रेजोल्यूशन पर चलाना कोई मतलब नहीं रखता। मैं सच में कोई फ़र्क नहीं बता सकता, भले ही मैं इसे माइक्रोस्कोप से भी देखूं। तो हाँ, मैं आमतौर पर हमेशा छोटा रेजोल्यूशन ही चुनूंगा। 1080p एक फ़ोन के लिए शानदार रेजोल्यूशन लगता है। खैर, और स्क्रीन के नीचे रिफ्रेश रेट में हमारे पास स्मार्ट स्विच, स्टैंडर्ड और हाई विकल्प हैं। अब मैं सलाह दूंगा कि आप स्टैंडर्ड और हाई दोनों को अलग अलग आजमाएं और फिर बस ऊपर नीचे स्क्रॉल करना शुरू करें। तो ये है स्टैंडर्ड और फिर हमारे पास है हाई, और आप इसमें फ़र्क देख सकते हैं। शायद आपको अपने एंड पर यह फ़र्क वीडियो की तुलना में ज़्यादा दिखेगा। वीडियो 60 पर रिकॉर्ड किया गया है, इसलिए अलग अलग रिफ्रेश रेट्स की बहुत सी बारीकियां खो जाती हैं, क्योंकि ये केवल 60 फ्रेम्स तक ही दिखाया जा रहा है। आप फ़र्क इस तरह समझ सकते हैं जब मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ। जब मैं स्क्रॉल करता हूँ तो टेक्स्ट ऊपर नीचे जाते समय थोड़ा और खिंचा हुआ एक स्मूथ ब्लर जैसा दिखता है, जबकि स्टैंडर्ड में ये थोड़ा ज़्यादा चॉपी लगने लगता है, जैसे कि वह एक ही समय में कई जगहों पर है। एक तरह का स्मूथ ट्रांजिशन ब्लर जैसा लुक आता है। तो इनका काम करने का तरीका यह है कि स्टैंडर्ड आपको डिस्प्ले पर 60 फ्रेम प्रति सेकंड की इमेज देता है, जबकि हाई आपको 120 देता है। तो हर सेकंड में दोगुने फ्रेम दिखाए जाते हैं और इसलिए सब कुछ ज़्यादा स्मूथ दिखता है। इसके अलावा इसका कोई और उद्देश्य नहीं है, और अगर आप इन दोनों के बीच फ़र्क नहीं समझ पाते तो स्टैंडर्ड पर ही रहें, इससे आपको बेहतर बैटरी लाइफ मिलेगी। अब जो लोग फ़र्क समझ सकते हैं वे स्मार्ट स्विच के साथ ही रहें। ये सबसे अच्छा विकल्प होगा, क्योंकि ये आपको बेहतर बैटरी लाइफ देता है और जब डिस्प्ले पर कुछ नहीं हो रहा होता जैसे अभी, तब रिफ्रेश रेट को कम कर देता है। तो अभी ये डिस्प्ले 1 फ्रेम प्रति सेकंड पर चल सकता है, और जब तक आप ऊपर नीचे स्क्रॉल नहीं करते तब तक आपको कोई फ़र्क महसूस नहीं होगा। लेकिन जैसे ही आप ऊपर नीचे स्क्रॉल करना शुरू करते हैं, ये अपने आप 120 पर स्विच हो जाता है, जिससे आपको एक शानदार बटर जैसा स्मूथ मोशन मिलता है। अब आगे बढ़ते हुए कुछ विजुअल एनहांसमेंट्स हैं। जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ ये बस एक तरह का नकली HDR है। इसे वैसे तो इस रूप में वर्णित नहीं किया गया है, लेकिन इसका विवरण मुझे यही बताने की कोशिश करता है। तो कुछ तस्वीरों के रंगों और कंट्रास्ट को ऑप्टिमाइज़ करता है ताकि डिस्प्ले इफ़ेक्ट्स और भी जीवंत दिखें। इस फीचर का उपयोग करने से पावर की खपत बढ़ जाएगी। अब ये केवल लागू होता है पावर की खपत केवल उन्हीं समयों पर लागू होती है जब इसका वास्तव में उपयोग किया जा रहा हो, जो कि हर समय नहीं होगा। अब एक और चीज़ यहाँ है जिसे मैं बताना चाहता था, जो कि एक अच्छी सुविधा है, लेकिन ये आपके लिए एक छोटा सा टिप जैसा ही होगा। तो ये ऐप्स के लिए फुल स्क्रीन डिस्प्ले है। अभी के लिए इसमें केवल एक ही ऐप समर्थित है, जो कि नेटफ्लिक्स है। और ये जो करेगा वह ये है कि कभी कभी जब आप कोई वीडियो या कोई अन्य ऐप खोलते हैं तो आप देख सकते हैं कि ऊपर की ओर एक काली पट्टी दिखाई देती है। शायद वह मुख्य रूप से मैंने ये अपने फ़ोन पर, जो कि सैमसंग है, यूट्यूब में देखा है। तो जब आप इस विकल्प को ऑन करते हैं तो ये आपको उस हिस्से को अनदेखा करने की अनुमति देगा जहां कैमरा है, और आम तौर पर फ़ोन कटआउट को छुपाने की कोशिश करता है और इस पूरे हिस्से को काला कर देता है। तो जब आप कोई वीडियो या टीवी शो वगैरह देख रहे होते हैं तो ये हिस्सा एक बेजल जैसा दिखता है, सीधा काला बेजल, और कंटेंट कैमरा के नीचे से पूरे डिस्प्ले पर दिखना शुरू हो जाता है। जब यह विकल्प सक्षम होता है तो एप्लीकेशन अब पूरे डिस्प्ले का उपयोग करेगा। इसमें यह हिस्सा भी शामिल है जो यहाँ है। हमारे पास स्टेटस बार है, तो अब ये भी किसी भी तरह के वीडियो या अन्य कंटेंट के लिए एक कैनवास बन जाएगा। तो इसके अंदर, जैसे कि आप जो वीडियो देख रहे हैं उसमें आपको ये कटआउट दिखाई देगा। व्यक्तिगत रूप से मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और मुझे पसंद है कि कंटेंट पूरे डिस्प्ले पर फैला हो, जो यह विकल्प आपको करने देता है। अब चलिए अब डायनामिक इफ़ेक्ट्स की ओर बढ़ते हैं। अब ये वीवो फ़ोन के लिए एक बहुत ही शानदार सेक्शन होगा, जिसमें बहुत सारे विकल्प हैं जो बहुत कम डिवाइसेस में होते हैं, और मैं इनमें से ज़्यादातर विकल्पों के बारे में बताऊंगा। तो चलिए सीधे इसमें कूदते हैं। शुरुआत करते हैं। हमारे पास ऐसी चीज़ें हैं जैसे कि देखें, क्या ये वही था? नहीं,
होम स्क्रीन ट्रांजिशन एनिमेशन, तो यहाँ ये आपको बस इतना करने की सुविधा देता है कि आप इसे और अधिक बढ़ा सकते हैं। मुझे लगता है कि ये वही है। हाँ, एप्लीकेशन के खुलने और बंद होने की स्पीड बढ़ा सकते हैं। मैं सलाह दूंगा कि इसे सबसे तेज़ वाले विकल्प पर सेट करें। ये डिवाइस पहले से ही बेहद तेज़ है, तो जब भी आप एनिमेशन का इंतज़ार कर रहे होते हैं, ज़्यादातर मामलों में एप्लीकेशन पहले ही खुल चुके होते हैं, तो ये बेहतर विकल्प होगा और आपको एनिमेशन को बहुत तेज़ी से पार करने की सुविधा देता है। आप चाहें तो एनिमेशन को पूरी तरह बंद भी कर सकते हैं, जिससे सब कुछ तुरंत स्क्रीन पर आ जाता है, लेकिन फिर आपको कोई भी एनिमेशन नहीं मिलेगा। तो एफिशिएंट शायद सबसे उपयुक्त विकल्प है। यही मैं अपने डिवाइस पर भी इस्तेमाल कर रहा हूँ, क्योंकि हर फ़ोन में यह विकल्प होता है, हालांकि यह आमतौर पर छुपा रहता है। और 8 एलीट प्रोसेसर के साथ ये फ़ोन इस तरह के एनिमेशन को काफ़ी कुशलता से संभाल सकते हैं, इस हद तक कि जब एनिमेशन ख़त्म होता है तब तक एप्लीकेशन पहले ही बहुत तेज़ी से खुल चुका होता है या लोड हो चुका होता है। जबकि पहले आपको एप्लीकेशन के लोड होने का काफ़ी इंतज़ार करना पड़ता था। अब अगर हम अगली महत्वपूर्ण चीज़ पर जाए, जो कि होम स्क्रीन की एनिमेशन है, तो एंटरिंग एनिमेशन के लिए ये वही है जो तब होगा जब आप ऐसा करेंगे। हालांकि यह मुख्य रूप से होम स्क्रीन के लिए ही है। ये बस एक तरह की कस्टम चीज़ है जिसे आप सेट कर सकते हैं और आप देख सकते हैं आपके पास अलग अलग तरीके उपलब्ध हैं। तो ये बस इस तरह से पॉपअप हो जाता है। ये वाला ऊपर से लोड होकर अंदर आता है, ये फ्लाई इन करता है और हमारे पास ये भी उपलब्ध है। खैर, ये है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये लगभग आईफोन जैसा है। ये मुझे आईफोन की याद दिलाता है। क्या है यह? जैसे आईफोन की शुरुआत में ऐसी लोडिंग एनिमेशन थी। खैर, हम इसे चुन सकते हैं और इसे दिखाने के लिए मैं अभी यही करने जा रहा हूँ। शायद ये सबसे अच्छा विकल्प नहीं, इसे यहाँ आजमाते हैं। ये रहा। तो ये कुछ इस तरह दिखता है। अब थोड़ा और नीचे बढ़ते हैं। हमारे पास फिंगरप्रिंट एनिमेशन है या फिंगरप्रिंट आइकन एनिमेशन है, जो तब दिखता है जब आपने फिंगरप्रिंट जोड़ा हो। ये बस कुछ इस तरह से, जहाँ ये दिखाता है कि आपको अपनी उंगली कहाँ रखनी है ताकि स्कैन हो सके। अब ये डिफ़ॉल्ट वाला है। आप यहाँ से फिर से कई विकल्पों में से चुन सकते हैं, और अगर आप चाहें तो आपके पास रंगीन वाला भी है। मैं इसी पर टिके रहूँगा, ये काफ़ी अच्छा लग रहा है। एक और चीज़ फिंगरप्रिंट से जुड़ी है, वह है दूसरी विकल्प, यानी फिंगरप्रिंट रिकॉग्निशन एनिमेशन। ये आपको तब दिखाएगा जब आप सफलतापूर्वक अपना डिवाइस अनलॉक कर लेंगे। ये आपको इस तरह की एनिमेशन देता है। फिर से ये डिफ़ॉल्ट वाला है। आपके पास फिर से कई अन्य विकल्प हैं जिनमें से आप चुन सकते हैं। ओह, ये बस माफ़ कीजिए, ये ज़्यादा एक सामान्य स्कैन जैसा है। तो आपके पास सफ़ेद वाला है जो हमेशा ऑन डिस्प्ले पे दिखाई देगा, और ये वाला दिखाई देता है। जब आप इसे दबाते हैं तो ये आपको ये एनिमेशन देता है। तो आप फिर से जो भी चाहें चुन सकते हैं। यहाँ पर चुनने के लिए ढेर सारी असली एनिमेशन है, जितनी मैंने किसी और डिवाइस पर कभी नहीं देखी। और हमारे पास एक बहुत ही शानदार फेस रिकॉग्निशन एनिमेशन भी है। ये ज़्यादातर मामलों में मैंने किसी और डिवाइस पर नहीं देखा है, और ये आपको फेस रिकॉग्निशन के आइकन को बदलने की काफ़ी सुविधा देता है, जो काफ़ी दिलचस्प है। ये तो बिल्कुल सीधा सिरी है। ठीक है, खैर आगे बढ़ते हुए हमारे पास एक और चीज़ है जो है चार्जिंग एनिमेशन। जब आप अपना फ़ोन प्लग इन करते हैं तो आपको यह एनिमेशन मिलता है। मुझे लगता है कि यह मुख्य रूप से तब होता है जब आप इसे फास्ट चार्ज कर रहे होते हैं, सिर्फ चार्जिंग नहीं, लेकिन मैं गलत भी हो सकता हूँ। और फिर से आपके पास चुनने के लिए कई विकल्प हैं जो आमतौर पर काफ़ी अच्छे हैं। और हमारे पास वह एनिमेशन भी है जब आप अपना फ़ोन प्लग इन करते हैं। ये एक त्वरित एनिमेशन जैसा है। आप इसे प्लग इन करते हैं, ये चार्ज होना शुरू हो जाता है, फिर नीचे की तरफ थोड़ी देर के लिए इस तरह का एनिमेशन आता है और फिर गायब हो जाता है, और आप फिर से इनमें से कुछ में से चुन सकते हैं। व्यक्तिगत रूप से मुझे ये वाला पसंद है। और आखिरी चीज़ है ये विकल्प जो मैंने केवल मुझे लगता है नथिंग फ़ोन्स पर ही देखा है। मुझे लगता है कि ये समथिंग फ़ोन्स या वन प्लस पर भी हो सकता है, उनमें से किसी एक पर। ये वह एनिमेशन है जब आप डिवाइस को लॉक या अनलॉक करते हैं। डिफ़ॉल्ट रूप से ये बंद रहता है, और अगर आप इस पर टैप करते हैं तो आप देख सकते हैं कि ये कैसे प्रतिक्रिया करता है। तो जब आपकी स्क्रीन बंद होती है तो ये बस धीरे धीरे गायब और प्रकट हो जाता है। फिर आपके पास पावर बटन से भी विकल्प है। मुझे व्यक्तिगत रूप से ये विकल्प सबसे ज़्यादा पसंद है, और फिर ऊपर नीचे से भी विकल्प हैं, और बस इतना ही। अगर हम इसे अभी लागू करें तो आप देख सकते हैं कि ये बस पावर बटन में धीरे धीरे गायब हो जाता है,
और जब आप इसे फिर से दबाते हैं तो ये पावर बटन से बाहर की ओर भी वही करता है। तो ये आपको एक अच्छा सा सौंदर्य अनुभव देता है। मुझे व्यक्तिगत रूप से यह विकल्प बहुत पसंद है जो मैंने अब तक सिर्फ एक और फ़ोन में देखा है, और ये इसमें एक अच्छा स्पर्श जोड़ता है। अब अगर हम वापस जाएं तो हम नोटिफिकेशन और स्टेटस बार पर भी रुक सकते हैं, और यहाँ थी हमारे पास स्टेटस बार और नोटिफिकेशन मेथड है, और हमारे पास कुछ विकल्प हैं। हमारे पास आइकन, नंबर या कोई नहीं का विकल्प है। तो ये इन आइकनों की ओर इशारा करता है जो ऊपर सबसे ऊपर हैं। डिफ़ॉल्ट रूप से ये आपको केवल 3 आइकन दिखाएगा, तो हम इसे नंबर में बदल सकते हैं। वैसे भी मेरे पास अभी केवल 3 ही हैं। लेकिन अगर आपके पास और भी हैं तो आपको 3 आइकन मिलेंगे और फिर 3 डॉट्स दिखेंगे जो यह दर्शाते हैं कि आपके पास दिखाए गए नोटिफिकेशनों से अधिक हैं। तो नंबर दिखाने से आपको सीधे सीधे वही नोटिफिकेशन की संख्या दिखती है जो आपके पास वास्तव में है, बिना डॉट्स के, जो मुझे व्यक्तिगत रूप से ज़्यादा पसंद है। या फिर अगर आप नहीं चाहते तो इसे पूरी तरह से छुपा भी सकते हैं। यहाँ एक और विकल्प भी है, साइलेंट नोटिफिकेशन आइकन दिखाने का, जो भी इसका मतलब हो। रियल टाइम नेटवर्क स्पीड दिखाए, ये शायद डिफ़ॉल्ट रूप से चालू हो सकता है। तो अगर आपको ये परेशान करता है जब यहाँ पर छोटी सी स्पीड के साथ कुछ नंबर बदलते रहते हैं तो आप इसे बंद कर सकते हैं। सच कहूँ तो इसका ज़्यादातर मामलों में कोई ख़ास मतलब नहीं है, खासकर अगर आप किसी शहर में रहते हैं तो। हाँ, और फिर हमारे पास बैटरी स्टाइल और प्रतिशत का विकल्प है। तो अभी के लिए मैं वर्टिकल बैटरी ही रखूँगा। आप इसे हॉरिजॉन्टल में भी बदल सकते हैं। आप बैटरी के अंदर या बाहर प्रतिशत भी जोड़ सकते हैं। हालांकि बैटरी के अंदर प्रतिशत सिर्फ हॉरिजॉन्टल बैटरी के लिए है। जैसा कि आप देख सकते हैं, वर्टिकल बैटरी में यह विकल्प चुनने पर प्रतिशत गायब हो जाता है। तो ये रहा। और एक और चीज़ जो मैं दिखाना चाहता था वह है रैम एंड स्टोरेज सेक्शन। यहीं पर हमारे पास रैम है और आप देख सकते हैं कि हमारे पास रैम एक्सटेंशन सक्षम है। अब इस डिवाइस में ज़बरदस्त 16 गीगाबाइट रैम है, जो आमतौर पर मैकबुक्स में मिलने वाली रैम से दोगुनी है। और ये इसे और दोगुना बढ़ा रहा है। तो आपको बिना किसी विशेष या ठोस वजह के 32 गीगाबाइट रैम मिल रही है। ऐसा कोई तरीका नहीं है कि आप कभी भी इतनी ज़्यादा रैम का वास्तव में पूरी तरह से इस्तेमाल करेंगे। और इसका एकमात्र फ़ायदा ये होगा कि आप अपनी रैम में बैकग्राउंड में और ज़्यादा ऐप्स लोड कर सकते हैं। तो अगर आपके पास बहुत सारे ऐप्स खुले हैं तो आप जल्दी से उन पर जा सकते हैं और ये उन्हें रैम से तुरंत लोड कर देगा। हालांकि इससे पावर की खपत भी बढ़ सकती है, तो यह कुछ ऐसा है जिसे मैं खुद ज़रूरी नहीं मानता कि इस्तेमाल करूं। लेकिन सच कहूं तो मैंने खुद इसे आजमाया नहीं है। लेकिन फिर भी ये 16 गीगाबाइट्स आपकी स्टोरेज से ली जा रही है, तो अगर आप स्टोरेज की कमी से जूझ रहे हैं तो आप इसे बंद करना चाहेंगे। और इसके लिए हमें डिवाइस को रीस्टार्ट करना पड़ेगा क्योंकि ये स्टोरेज ले रहा है। तो इसे वापस लेने के लिए डिवाइस को रीबूट करना ज़रूरी है। वैसे भी शोकेस में एक आखिरी चीज़ है, साइड पैनल, जिसमें कुछ फंक्शंस हैं। अगर हम इसे स्वाइप करके बाहर निकालें तो ये केवल एप्लीकेशनों के अंदर ही दिखाई देता है। जब आप इसे बाहर निकालते हैं तो आप किसी एप्लीकेशन को पकड़ सकते हैं, इसे यहाँ खींचकर पॉपअप व्यू के रूप में छोड़ सकते हैं। तो अब हम उस एप्लीकेशन के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं। हालांकि मेरे पास इंटरनेट नहीं है तो मैं इस पर क्लिक करने जा रहा हूँ। लीजिए, हो गया। आप इसे इस ऐप में मिनिमाइज़ कर सकते हैं, जबकि आप अपनी सामान्य दूसरी फुल स्क्रीन एप्लीकेशन का उपयोग कर रहे हैं। आप इसे इस तरह भी कर सकते हैं और आप इसे इस तरह छुपा भी सकते हैं। या अगर ये खुला है, चलिए इसे ऊपर लाते हैं तो हम इसे फुल स्क्रीन व्यू में मैक्सिमाइज़ कर सकते हैं। और दूसरी चीज़ जो ये कर सकता है वह है स्प्लिट स्क्रीन का उपयोग करना। तो अगर मैं यहाँ नीचे इस छोटे ड्रॉप डाउन पर क्लिक करता हूँ तो आपके पास स्प्लिट स्क्रीन और स्मॉल विंडो के विकल्प हैं। ये स्मॉल विंडो थी, और स्प्लिट स्क्रीन आपको एक ही समय में 2 अलग अलग एप्लीकेशन खोलने की सुविधा देता है। तो चलिए चुनते हैं। मैंने वही एप्लीकेशन चुन ली, उन एप्लीकेशनों में से एक जो स्प्लिट स्क्रीन में सपोर्टेड नहीं है। चलिए फिर से कोशिश करते हैं। तो क्या होगा, लीजिए, हो गया। तो यहाँ से मुझे लगता है कि हम अभी भी आगे भी जारी रख सकते हैं। मैंने यहाँ क्या पकड़ा, तो हम इसे भी ऊपर ला सकते हैं। आप देख सकते हैं कि हम एक ही समय में 3 अलग अलग एप्लीकेशन इस्तेमाल कर सकते हैं, और ये आपको मल्टीटास्किंग की सुविधा देता है। इस डिवाइस में डिफ़ॉल्ट रूप से आपके पास 16 गीगाबाइट रैम है, तो आप चाहें तो इसे मल्टीटास्किंग के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। और बस ये जान लें कि इस डिवाइस को इनमें से किसी भी चीज़ में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। खैर, ये सब कहने के बाद उम्मीद है कि आपको यह वीडियो काफ़ी मददगार लगी होगी, और अगर यह आपको वाकई मददगार लगी हो तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।
और देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।